विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। पाकिस्तान में बढ़ते परमाणु संकट की पाकिस्तान का कराची शहर बीते कुछ दिनों से लगातार डोल रहा है। 5 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा भूकंप के झटके और जिन इलाकों में यह भूकंप आ रहा है वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय लोकेशंस हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के एटॉमिक अड्डों पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है या इसका संबंध कोई पाकिस्तान की जो एटॉमिक इक्विटी है, एक्टिविटी है, उससे जुड़ा है। इस पर भी पूरा अपडेट आपको देने वाले। दूसरी खबर पीएम मोदी के बड़े संदेश की है। आतंकियों के आका पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया, उसे लगा कि इससे जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं कि यह नया इंडिया है। नया इंडिया न केवल घर में घुसकर मारता है बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज कर देता है। आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इसका सबूत भी दिखा। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने कैसे पाकिस्तान को पहलगाम का जवाब दिया, ये हम सब ने देखा। और अब दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से पीएम मोदी ने तिरंगा फहराकर बता दिया है कि आतंकी कश्मीर में विकास की रफ्तार को नहीं रोक पाएंगे। वो पाकिस्तान को परेशान करने वाली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में बात करेंगे दोस्ती में आई उस दरार की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती की कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी दुनिया ने देखी और सुनी, और अब जब सत्ता ट्रंप के पास है तो पूरी दुनिया दोनों के बीच बढ़ रही तल्खी को भी देख रही है। एलन मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत में बड़ा रोल निभाया। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने शपथ ली, लेकिन 6 जून 2025 तक आते आते दोनों के बीच इतनी खटास बढ़ गई है कि वो खुलेआम एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। आखिर क्या हुआ जो 2 जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए, ये भी बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान पर परमाणु संकट की, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की धरती डोल रही है उससे परमाणु लिंक अब खुलकर सामने आ गया। सबसे पहले बात इसी की। तीसरा झटका अभी शेरपाव कॉलोनी के अंदर आया है जिलजिला का। 24 घंटों में तकरीबन 3 बार ज़लज़ले के झटके महसूस हो चुके हैं। कराची में बार बार आने वाले ज़लज़ले के झटके किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान पर परमाणु वाली थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में जिससे उस थ्योरी पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। आपको याद है ना कि ऑपरेशन सिंदूर से कैसे ब्रह्मोस के जरिए हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर तबाही मचाई थी, और तब से ही उसी दिन से जब से हमने तबाही मचाई तब से लगातार पाकिस्तान की धरती डोल रही है, और 1-2 बार नहीं, ये 2 दर्जन बार हो चुका है। और अब जो झटके आ रहे हैं भूकंप के वो दरअसल कराची में आ रहे हैं, और कराची में झटके आना एक तरह से पूरी मोहर लगना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी आपको देते हैं, हम आपको समझाते हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि बार बार भूकंप कराची में आ रहा है, और उसके बीच आपको बताएं कि कराची से बिल्कुल करीब है वो परमाणु लोकेशन जहां पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु संयंत्र छुपाए हुए या रखे हुए हैं सीक्रेटली। तो ऐसे में जो भूकंप आ रहा है वो बता रहा कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। जरा जानकारी आपको देते हैं तस्वीरों के जरिए। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, भूकंप के झटके से कैसी दहशत है, लोग निकल के अपने घरों से भाग रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए कराची की ये तस्वीर है, और ये सीसीटीवी फुटेज है जहां आप देखिए कि लोग जैसे ही धरती डोलती है, जैसे भूकंप आता है, एकदम चीख पुकार मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। अगली तस्वीर दीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कराची से ये अलग अलग तस्वीरें पूरी कहानी कह रही हैं कि क्या हालात हैं वहां पर। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। अमित अगली तस्वीर दीजिएगा। कराची में लगातार भूकंप आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर लोग बैठे हो, देखिए कैसे कैसे पूरा ये जहां पर बैठे ये रेस्टोरेंट बताया जा रहा है और ये पूरा हिल रहा है। ये हालात ऐसे हैं कि लोग सोचने लग रहे हैं कि क्या हो गया। ये अगली तस्वीर देखिए, भगदड़ मच रही। जैसे ही भूकंप आ रहा है लोग निकल रहे हैं, जहां इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने गए थे, जहां बैठे हुए थे, वहां से तुरंत निकल रहे हैं और सारी भीड़ बाहर आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार धरती डोल क्यों रही है। उनके मन में यही सवाल है। पाकिस्तान में भगदड़ मचना अब ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है।
हर 3 घंटे पर अगर एक भूकंप का झटका आए तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही आपकी भी तस्वीरें आएंगी सामने। सड़कों पर अब मजबूर हो गए रहने को लोग, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इमारतों में रहेंगे और जिस इंटेंसिटी से हर थोड़ी देर पर भूकंप आ रहा है, कहीं इमारतें ढह ना जाएं, गिर ना जाएं, मलबे में ना तब्दील हो जाए और वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो जाए। लोगों के मन में यह डर घर कर गया है। आप देखिए कराची की तस्वीर देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर में देखिए लोग अब नमाज पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये भूकंप के झटके किसी तरह बंद हो, और कराची इनका बहुत बड़ा शहर है। लेकिन प्रश्न यही आता है कि बार बार सिर्फ कराची में ही भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? जो हम आपको बता भी रहे हैं कि वो एंगल है यहाँ पर पाकिस्तान का जो परमाणु लिंक वाला एंगल है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, उस पर मुहर लग गई है, क्योंकि सारे झटके कराची में ही आ रहे हैं और ऐसे में लोगों में डर है। इस कदर डर घर कर गया कि लोग घरों से बाहर रह रहे हैं। क्या हालात हैं, लोग इतने परेशान क्यों, हालात कितने विकट क्यों है, जरा आपको बताते हैं। डिटेल चलिए आपके सामने रखते हैं। दरअसल कराची में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। इस हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो हर 3 घंटे में भूकंप के झटके आए। सोचिए हर 3 घंटे में धरती डोलने लग रही है। पिछले 5 दिनों में 26 भूकंप के झटके दर्ज किए गए। ये 5 दिन का डेटा हम आपको दे रहे हैं। और बार बार भूकंप आने से पाकिस्तानी अब सहम गए, डरे हुए हैं। कई घरों में झटकों के कारण दरार भी पड़ गई है, यानी काफी मैसिव अटैक्स आ रहे हैं। पूरे कराची में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि कराची हर 3 घंटे पर जब हिल रही तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो घर के अंदर रहें या बाहर सड़कों पर रहें, कहीं उनकी इमारत ना गिर जाए। और देखिए कौन कौन से इलाके हैं। मलीर, लांधी और कायदाबाद में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र परमाणु जखीरे के करीब वाला इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। परमाणु जखीरे के करीब वाला इलाका, जहां पर आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने हिट किया था और लगातार जो झटके आ रहे हैं उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लोग इस कदर दहशत में हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन चला गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। जरा सुनिए उन्हें। पहले एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीर इसलिए जरूरी होती है, सुनवाते हैं आपको लोग वहां क्या कह रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर दिखा देते हैं। कैसे लगातार सायरन बज रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है तो सायरन बजते हैं और लोग देखिए बाहर खड़े हैं। ये बाहर खड़े हैं लोग बिल्डिंग्स के बाहर। आप सुनिए सायरन बज रहा है, इमरजेंसी सायरन लगातार बज रहा है। और एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए फैक्ट्री के बाहर, ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे जो कामगार थे और सब बाहर आकर खड़े हो गए, क्योंकि सायरन बजने लगा जैसे ही भूकंप के झटके शुरू हुए। और क्योंकि हर 3 घंटे पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, ऐसे में काम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई और लोग बाहर खड़े हो गए। एक और तस्वीर देखिए, पूरी रात क्योंकि झटकों का डर रहता है, ऐसे में देखिए सड़कों पर खड़े लोग अपने घरों के अंदर नहीं जाना चाहते, बाहर ही रात गुजार रहे हैं। उनको अंदेशा है कि कभी भी भूकंप आ सकता है। लोग तो समझ नहीं पा रहे, आवाम तो भोली है, वो सोच रहे कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है जो बार बार आ रही है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी अलग है। हम आपको बताएंगे कहानी क्या है, लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं, कैसे उनकी रातों की नींद उड़ गई है, जरा सुनिए। इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है और ये एक और झटका, तीसरा झटका आ गया और ये सारे लोग अभी घरों से इस्तग़फ़ार करते हुए बाहर आ गए। तीसरा झटका अभी शेरपाओ कॉलोनी के अंदर आया है ज़िलज़िला का। इस बीच आप देखिए जो यूट्यूबर्स हैं वो भी खुलकर बता रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हैं वहां पर। वो रात भर जाग रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं, और आम लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। क्या ये बार बार ऐसे ही धरती डोलती रहेगी? सुनिए जरा वहां के लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को सुनिए। कराची के शहरी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जाग रहे हैं और घरों से भी बाहर हैं, खौफजदा हैं, कलमा तैयबा का वर्द कर रहे हैं और मुसलसल हमारे पास इतलात आ रही है कि शहरी ताहाल इस वक्त भी खौफ का शिकार हैं। वजह यह है कि कराची में 24 घंटों में तकरीबन 3 बार ज़लज़ले के झटके महसूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों में रात गए खौफ व रास पाया जाता है। शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं और मुसलसल कलमा तैयबा का वर्द कर रहे हैं। कराची में बार बार आने वाले ज़लज़ले के झटके किसी बड़े ख़तरे की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? तो सुन रहे हैं आप, बार बार आने वाले जलजले किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं, ये आम आवाम कह रही है वहां पर।
देखिए, हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर के साइड इफेक्ट हैं। आपने भारत को छेड़ने की कोशिश की है तो हमने छोड़ा नहीं है, और उसी वजह से आपके ये हालात है। और ऐसा हम नहीं कह रहे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मुख्य सलाहकार जिन्होंने रिपब्लिक से खास बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि कैसे जो परमाणु संयंत्र वाले इलाके हैं वो हमने हिट तो नहीं करना चाहा, लेकिन हिट हुए हैं। सुनिए जरा। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit, and it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly yes, possibly yes. तो देखिए, हमने तो नहीं चाहा था, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर आज ही के दिन, आज ही की तारीख पर हुआ था 6 मई को, और आज 6 जून है। और हालात कैसे हो गए पाकिस्तान में ये हम देख रहे हैं। तो हमें छेड़ने का नतीजा भुगत रहे। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि कराची के लोग कम से कम बारूद पर बैठे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। क्या भारत से टकराना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के परमाणु बमों की हवा निकाल दी है? क्या पाकिस्तान की धरती बार बार दे रही है विनाश की चेतावनी? क्या पाकिस्तान में परमाणु हथियारों में हरकत से बार बार आ रहा है भूकंप? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दिन रात कांप रहा है। हर घंटे में भूकंप के झटके आ रहे हैं। लोगों में दहशत है, फैक्ट्रियों में काम बंद है, लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं, और पूरे कराची में भगदड़ मची है। और यही तस्वीरें शहबाज और मुनीर की नींदें उड़ा रही हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाई है कि ना तो अब मुंह खुल रहा है और ना ही जुबान पर परमाणु हथियारों का नाम आ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत ने वहां हिट किया है जहां इन्होंने सोचा भी नहीं था। कराची के मशरकी इलाकों में, जिनमें कायदाबाद भी है, जिनमें शहर के दीगर मशरकी इलाके भी शामिल हैं, वहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये ज़लज़ले के झटके जो कराची में महसूस किए जा रहे हैं, अब तक गुज़िश्ता तकरीबन तीसरा दिन भी हो चुका है। कराची की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब बारूद पर बैठा है। सबसे खास बात यह है कि इन भूकंपों का केंद्र कराची के मलीर, लांधी और कायदाबाद जैसे इलाके रहे हैं, जहां पाकिस्तान का परमाणु जखीरा भी मौजूद माना जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भूकंपीय हलचल का पाकिस्तान की परमाणु गतिविधि से कोई संबंध है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की जमीनी हलचल जारी रही तो ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन सकता है, जिससे न केवल वहां रह रहे लोगों की बल्कि आतंकी सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। कराची की जमीन हिल चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है। याद रखें, जल्जला आफत है मगर मुकम्मल तबाही से बचा जा सकता है अगर आज हम तैयार हो जाएं। जल्जले से पहले मियारी तामीरात करें, जल्जला प्रूफ डिजाइन अपनाएं, फर्स्ट एड, पानी, खुश्क खुराक, तौर जोड़ जरूरी सामान तैयार रखें। हालांकि मौसम विज्ञानी आमिर हैदर के मुताबिक कराची के नीचे मौजूद लांधी फॉल्ट लाइन इस समय सक्रिय है, जो लंबे समय से शांत थी, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे दबी हुई ऊर्जा निकल रही है, जिसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है, जो बड़े भूकंप की संभावना को भी कम करती है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कराची में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिस तरह की हलचल हो रही है, वो बताने के लिए काफी है कि आखिर इन झटकों के पीछे की असल वजह क्या है। ये वही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये वही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा था। ये वही वजह है जिसके चलते आतंकियों की नर्सरी बना पाकिस्तान घुटनों पर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, पाकिस्तान के लिए कराची अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बार बार डोल रहा है और परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचने की जानकारी क्या पाकिस्तान करता है इस पर नजर। लेकिन पाकिस्तान तो घिरा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए कैसे घिरा हुआ है, ये देखिए, ये आज की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए हैं, भारी नुकसान पहुंचाया गया अलग अलग इलाकों में। खैबर पख्तूनख्वा में सिलसिलेवार बम विस्फोट की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि अलग अलग धड़ों में ये पाकिस्तान बटने के कगार पर पहुंच चुका है और पूरे पाकिस्तान में इन तस्वीरों से दहशत। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है। इस तरह की तस्वीर अगर आती है जहां लगातार धमाके होते हैं तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है, और वही हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ये हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज एक या दो नहीं है, कई चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है और अपनी करनी की वजह से फेस कर रहा है। क्या हालात है, जरा पूरी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कई बम विस्फोट हुए, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सिलसिलेवार तरीके से कई बम धमाके हुए, यानी एक धमाका हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे होते गए धमाके। स्वास्थ्य अधिकारी के आवास को निशाना बनाया गया, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और सरकारी हाई स्कूल अकबरी में भी विस्फोट हुआ है। विस्फोट से आसपास की खिड़कियां, शीशे सब टूट गए हैं। विस्फोट से एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है और कई लोग घायल हुए हैं। यानी इस तरह के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, जहां अलग अलग चैलेंजेस खड़े। खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह के हालात है वो आपको तस्वीर में दिखाया। एक और तस्वीर देखिए, देखिए, बलूचिस्तान की ये तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान देखिए, सैन्य काफिले पर हमला हुआ है और बलूचिस्तान में तो लगातार ये हो ही रहा है। रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां BLA लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ड्रोन दिखाई दिया, ये आपको जो गोल घेरे में दिखाई दे रहा है, ये देखिए तस्वीर, ये ड्रोन है और ड्रोन के जरिए यहाँ पर या तो अटैक की तैयारी है या तो मॉनिटरिंग की तैयारी। ये हालात है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान की स्थिति है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान से रोज BLA ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर लग रहा है कि पाकिस्तान दिन पर दिन बलूचिस्तान में कमजोर होता जा रहा है, उसके हाथ से बलूचिस्तान खिसकता जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार अटैक हो रहे हैं। डोसे इलाके में सैन्य काफिले पर IED ब्लास्ट हुआ, पूरा जो जखीरा था वो इस्तेमाल कर लिया गया है। धमाके में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी है। एक सैन्य वाहन पूरी तरह से तबाह किया BLA लड़ाकों ने और घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर की आवाजाही इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर आ जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है अभी बलूचिस्तान हाथ से फिसलता दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर मिल रही है और हमले के पीछे BLA का हाथ माना जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार यहां अलग अलग जगहों पर अटैक की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना को कमजोर करने की तैयारी कैसे कर रही है वो तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं, ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इस बीच पानी एक और चुनौती है। चुनौतियों की जहां हम बात कर रहे हैं वो चुनौती पानी भी है। अब बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की हालत देखिए बहुत खराब है और भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी थी। अब ऐसे में पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान में बहुत बौखलाहट है, बहुत परेशान है वो। भारत को कई बार, ये सूत्रों के हवाले से बहुत जानकारी, बड़ी जानकारी हमें मिली है कि चिट्ठियां लिखी गई हैं। चिट्ठियों में गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी हुक्मरान दिखाई दे रहे हैं। 24 अप्रैल को जल मंत्रालय ने पाकिस्तान को पत्र लिखा था और कह दिया था कि सिंधु जल संधि हम रद्द कर रहे हैं, फैसला बता दिया था अपना। तब से अब तक पाकिस्तान भारत को 4 बार चिट्ठी लिख चुका है और इन चारों चिट्ठियों में क्या होगा आप जानते हैं, वही रोना कि हमें जरूरत है, ये है, वो है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसी तरह की पूरी कहानी होगी। वो 4 बार आ चुकी उस तरह की चिट्ठी। फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार भी पाकिस्तान इन चिट्ठियों के जरिए लगा चुका है। भारत सिंधु के पानी को अब राज्यों की तरफ मोड़ेगा। देखिए भारत की तैयारी बड़ी है। पहले भी हमने कहा था कि उस पानी का इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे। ऐसे दुश्मन को पानी भेजकर क्या फायदा जो पानी के साथ खून बहाने की रणनीति करता है। तो ऐसे में अब पूरी तरह से ये तैयारी है कि उन पानी को राज्यों की तरफ मोड़ा जाए। इस बीच आपको बताएं कि भारत अपने डिफेंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मेड इन इंडिया पर जिस तरह से जोर है उसकी एक वानगी बताते हैं, खबर आपको बताते हैं। दरअसल अब DRDO जल्द ही ETLD HCM का परीक्षण करने वाला। अब ये क्या है जरा आप समझ लीजिए। ये दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल है।
एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अब तक की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना है ये। इसका विकास डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया है और ये मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ठिकानों को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1500 किलोमीटर, इतने में तो पूरा पाकिस्तान समा जाएगा हमारे लिए। दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट या इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। चाइनीज आइटम है उनके पास, वैसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते और इसको स्पेशली इसी हिसाब से बना रहे हैं कि इंटरसेप्ट ना भी कर पाए। हवा, जमीन और समुद्र तीनों प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरती है और दिशा भी बदल सकती है, यानी टारगेट को 100% ध्वस्त करने की ये ताकत रखती है और उसी तरह से ये काम भी करती है। तो इसको लेकर भी अब काम चल रहा है, तैयारी पूरी होते ही इसका परीक्षण होगा और ये भारत की सेनाओं को दे दी जाएगी। तीनों सेनाएं इसको यूज में ला सकती हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए थोड़ी टेंशन हो सकती है क्योंकि इसकी रेंज काफी ज्यादा है। चलिए इसी से जुड़ी अगली खबर आपको बताते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आज 6 मई है। 6 मई का दिन आपको याद होगा और बखूबी याद होगा। आपको याद है ना कि कैसे 6 मई के दिन ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था। 6 से 7 मई की रात में हमने पाकिस्तान में अंदर घुसकर ब्रह्मोस से अटैक करके उनके अलग अलग 9 ठिकानों को ध्वस्त किया था और कड़ी मैसेजिंग दी थी। आज 6 जून के दिन वो याद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने जो आज एक तरह से सौगातें दी हैं उसके जरिए बता दिया कि जो पाकिस्तान का प्लान था वो फेल है। पाकिस्तान सोचता था कि पहलगाम अटैक करके वो रफ्तार जो है विकास की वो रोक लेगा, लेकिन भारत वो रफ्तार रुकने नहीं देगा और प्रधानमंत्री ने यही हुंकार इस बार फिर जम्मू कश्मीर से आज के दिन 1 महीना पूरा होने पर ऑपरेशन सिंदूर के वो हुंकार भरी है। कहा क्या है प्रधानमंत्री ने, चलिए आपको फटाफट से बताते हैं क्योंकि तस्वीर बड़ी है और हम फिर से बता रहे हैं कि कैसे विकास का प्लान भारत लेकर चल रहा है। भारत विकास का प्लान लेकर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान 1 महीने का बही खाता अगर आप देखेंगे ना तो हम तो विकास पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने चिनाब ब्रिज दे दिया, हमने अलग अलग योजनाएं शुरू कर दी, हमने फिर से कश्मीर को तेजी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान आतंकवादियों को मुआवजा दे रहा है, उसी में खर्च हो रहा है, कहीं से पैसे मांग रहा है, फिर खर्चा आतंकवादियों पर कर रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है, यही चल रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। उनके लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा है आतंकवाद, हमारे लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा है विकास और सुरक्षा और हम उस पर काम कर रहे हैं। जरा आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो आज की कहानी आपको बताएंगी। वंदे भारत की तस्वीर देखिए, जिसे वंदे भारत को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। वो कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र की पहली ऐसी ट्रेन सेवा है जो जोड़ेगी दोनों को। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री ने झंडा ले रहा है और ये चेनाब ब्रिज पर ही ले रहा है। 359 मीटर की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री ये 23 कदमों के साथ आप देखिए कैसे तिरंगा लेकर चल रहे हैं और 46,000 करोड़ की ये परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने दी है। तीसरी तस्वीर चेनाब ब्रिज के उद्घाटन की आप देख रहे हैं, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ये पुल बना और ये इंजीनियरिंग ताकत का नमूना है। ये अपने आप में बताता है कि कितनी मजबूती मिलने वाली है और ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। एफिल टावर आपने देखा होगा, कुतुब मीनार उन सबसे ऊंचा है। लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कश्मीर को कैसे आके ले जाना है इसका रोड मैप भी बताया। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे हुंकार भरी है जो पाकिस्तान तक जारी है। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है।
तो ऐतिहासिक दौरे की बात कर ली और अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर दोस्ती और दुश्मनी इस वक्त ट्रेंडिंग में है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन, और यहां तो दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की गई थी कि पूरी दुनिया उनकी बात कर रही थी। और जब दुश्मनी का दौर आया है तो ये भी चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दो दोस्त जो हुआ करते थे, कभी जिगरी यार हुआ करते थे, वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, सीधे सीधे एक दूसरे से वार पलटवार कर रहे हैं। हुआ क्या है, पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर इसलिए जरूरी है कि जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, राष्ट्रपति चुनाव, तो ऐसा लगा कि एक ऐसी जोड़ी बन गई है जिसका फोकस सिर्फ जीत पर और टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर था। ये तस्वीर देखिए, ये ट्रंप और मस्क की दोस्ती है जो टूटने के कगार पर, क्या कहें, टूट ही चुकी है समझिए, क्योंकि अब पूरी तरह से चर्चा चल रही है। देखिए, जब कुर्सी पर बैठे थे तो साथ में कैसे ट्रंप रहते थे और मस्क रहते थे। कहा जाता था कि ट्रंप मतलब मस्क और मस्क मतलब ट्रंप, ये स्थिति थी। लेकिन अब ये दोस्ती टूट गई है और दरार बढ़ गई है। हुआ क्या है, क्यों दोस्ती टूट गई, जरा ये जान लीजिए। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क के बीच तल्खियां आ गई हैं, दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हो रही है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ। पहले मस्क ने दबी जुबान में विरोध किया और अब खुलकर बिल की खिलाफत कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने ही प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर वो ये कह रहे हैं ट्रंप और मस्क एक दूसरे को धमकियां भी देते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप मस्क की दोस्ती में दरार की चर्चा अब तेजी से आम लोगों के बीच की जा रही है। ये स्थिति है। जरा आपको तस्वीर एक और दिखाते हैं, क्योंकि वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ये जो दूरियां आई हैं, ये इसी बिल को लेकर आई। ये तस्वीर देखिए, ये बिल पर चर्चा के दौरान जब इसे पास किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और इसके बाद जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से टूटने के कगार पर पहुंच गई, या ये कहें कि एक दूसरे पर छीटाकशी शुरू हो गई, या ये कहें कि ट्रंप से नाराज होकर मस्क ने बाहर का रास्ता चुन लिया। उन्होंने डीओजी से इस्तीफा दे दिया। ये हालात हुए। हुआ क्या, दरअसल वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में थोड़ी जानकारी जान लीजिए। ये एक व्यापक विधेयक है और इसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की थीम पर बनाया गया, ऐसा ट्रंप कहते हैं। आपको बताएं कि ब्यूटीफुल बिल का उद्देश्य टैक्स कटौती का विस्तार करना है, सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना है, सरकारी कार्यक्रमों में कटौती करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 22 मई 2025 को इस बिल को पारित कराया गया था, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और डोनाल्ड ट्रंप के कई चुनावी वादों में इस बिल का जिक्र रहा है। इस बिल में ट्रंप का घरेलू नीति एजेंडा भी शामिल है। छोटे व्यवसाय, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए राहत ये इस बिल के जरिए दे रहे हैं। अवैध प्रवासियों का देश निकाला नीति भी इसमें शामिल बताई जाती है। और अगर विदेश में पैसे भेजने हैं तो 3.5 से 5% तक टैक्स लगाने की बात है। ये टैक्स गैर अमेरिकी नागरिकों पर लागू होगा। तो ट्रंप को ये ओवरऑल जो बिल है ये फायदे वाला बिल लगता है। उनको लगता है कि ये उनके फायदे का बिल है और इस पर काम होना चाहिए। लेकिन मस्क को ये पसंद नहीं है। मस्क को ये क्यों पसंद नहीं है, जरा समझाते हैं आपको। वजह क्या है, देखिए, बिल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर उसकी खरीद पर टैक्स की छूट खत्म कर दी गई है। पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर $7,500 की टैक्स छूट दी जाती थी, लेकिन ट्रंप के इस बिल से ईवी की खरीद पर टैक्स छूट खत्म हो गई। अब इसका सीधा असर मस्क की टेस्ला की बिक्री पर होगा, ये कहा जा रहा है। इसी वजह से मस्क ने इस बिल का विरोध शुरू किया। ये गुस्से की वजह बताई जा रही है मस्क के। और एलन मस्क का आरोप है कि ट्रंप ने रात में बिल पास कराया, जिससे सांसदों को बिल की कॉपी पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। ये ट्रंप कह रहे हैं कि बिल की कॉपी पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। और मस्क का आरोप है कि बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया। वो कह रहे हैं कि बिल उन्हें एक बार भी नहीं दिखाया गया और बिल के वित्तीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर वो बहस कर रहे हैं। ट्रंप और मस्क के बीच विवाद की एक और वजह मिली है। क्या वो वजह जान लीजिए। मस्क नासा में अपने भरोसेमंद की नियुक्ति चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, मस्क ने एडमिनिस्ट्रेटर पद पर जेरेड की सिफारिश की थी। ये उनका कैंडिडेट था, लेकिन ट्रंप ने उनकी सिफारिश नहीं सुनी, उसे नजरअंदाज कर दिया और किसी और को वो जिम्मा दे दिया। तो उससे ट्रंप नाराज है। यानी उनकी जो गाड़ी है वो उस पर खरीद अब महंगी हो गई है, उस पर छूट खत्म हो चुकी है और जिसको वो चाहते थे नासा में नियुक्त, वो नियुक्त नहीं हुआ। उसका दोस्ती नहीं रही। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये ट्विटर वॉर चल रहा है, पोस्ट वॉर चल रहा है यहाँ पर। और लगातार एक पोस्ट के जवाब में दूसरा पोस्ट, लगातार ये इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं जिससे नाराजगी इनकी खुलकर दुनिया के सामने आ गए। अगर आप अभी सर्च करेंगे, तो ट्विटर पर ये सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में है और इस तरह से इनकी जो लड़ाई है तेजी से बढ़ती जा रही है। आखिर हुआ क्या, आखिर ये दोस्त दुश्मन कैसे बन गए, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं।
अमेरिका में 2024 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी। ट्रंप के चुनाव प्रचार में मस्क ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ही दिग्गज अक्सर चुनावी रैलियों और मंचों पर एक साथ नजर आते थे। यही नहीं, दोनों ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की एक स्वर में बात करते थे। ट्रंप और मस्क की राष्ट्रवादी सोच की वजह से इनकी जोड़ी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हिट हुई। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि इस चुनाव में मस्क ने ट्रंप और अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए करीब $300 मिलियन खर्च किए थे। मस्क ने ट्रंप को ये चुनाव जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये रहा कि ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजय हुई। ट्रंप ने जब शपथ ली तब भी अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो एलन मस्क ही थे। ट्रंप ने मस्क की मेहनत के बदौलत DOGE की जिम्मेदारी सौंपी। मस्क ने इसके लिए काम भी शुरू किया। ट्रंप के साथ मस्क अक्सर बड़ी बैठकों में शामिल होते थे। ट्रंप से मिलने के लिए मस्क को सीधी परमिशन थी। यहाँ तक कि जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तब भी ट्रंप के साथ बैठक में एलन मस्क मौजूद रहे। लेकिन ट्रंप की मस्क को खुली छूट कुछ लोगों को खटक रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि DOGE के जरिए मस्क कुछ ऑफिसर्स की भी पोल खोल रहे थे, जिसके बाद ऑफिसर्स ने मस्क को उनका दायरा समझाना शुरू किया। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। धीरे धीरे मस्क और ट्रंप के बीच दरार बढ़ना शुरू हो गई। ट्रंप और मस्क के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि मस्क को DOGE से इस्तीफा देना पड़ गया। ट्रंप और मस्क की दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने लगी। इसी बीच ट्रंप सरकार ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास करा लिया, जिससे मस्क की टेस्ला कंपनी को नुकसान होने की पूरी आशंका है। इसके बाद मस्क ने खुलकर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब हालात ये हैं कि दोनों ही दोस्त अब दुश्मन बन बैठे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के भी संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाँ, अभियोग लाने की बात की जा रही है। किस तरफ जाती है लड़ाई, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए। और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल